हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मारुति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, जिसमें हमने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम उसी को अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसका आगे का पार्ट बड़े आराम से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर की। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो डेट किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में क्लोनिंग वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो वेक्टर है वही आपका फॉरेन डीएनए को आगे कंटिन्यू कराता है। क्लोनिंग वेक्टर अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स। पहले प्लाज्मिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्लाज्मिड जो होते हैं ये सर्कुलर डीएनए हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये विदाउट क्रोमोसोम ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर हम प्लाज्मिड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो कुछ ही कॉपी बनाते हैं, जैसे कि 2 कॉपी या 3 कॉपी, बट फ्यू प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो 15 to 100 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बैक्टीरियोफेजेस पे आते हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है? ये वायरस हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं अपने आप को एक्टिव बना के अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। देखिए, आपको पता है कि वायरसेस जो है एक कनेक्टिंग लिंक है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो वायरसेस जो है आपके, अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस हमारे एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग की फॉर्म में रहता है और उसको हमेशा एक हेल्दी होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे में जो बैक्टीरियोफेजेज हैं ये कुछ जो है वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया के होस्ट एज अ होस्ट बैक्टीरिया को यूज़ करके उसके अंदर अपने प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। वायरसेस से याद आया कि इस समय एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो वायरस, क्योंकि एक हेल्दी होस्ट चाहिए होता है वायरस को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग सेफ़ बने रहें। जितना हो सके अपनी बॉडी को स्टेराइल करते रहिए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बने रहे और ये वायरस आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना डाल सके। बैक टू द वीडियो। बैक्टीरियोफेजेस की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो नंबर होता है वो काफ़ी हाई होता है पर सेल के हिसाब से, और इनके अगर हम जीनोम की बात करें तो बहुत ही हाई कॉपी नंबर है इनका जीनोम का विद इन अ बैक्टीरियल सेल। तो बेसिकली हम बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स इन दोनों को ही यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट चीज़ देखिए ये आती है कि भाई हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर तो है, पर हमें क्लोनिंग वेक्टर को में भी कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि हमें मतलब हेल्प करे, ताकि हम जब भी उसमें अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो क्लोनिंग वेक्टर फुल सपोर्ट करे। तो सबसे पहले इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओआरआई आता है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि ओआरआई क्या होता है। कोई भी प्लाज्मिड अगर है या कोई डीएनए का सीक्वेंस है तो उसमें कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसी को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो हमें जाननी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉरेन डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको ज़्यादा मिले, तो आपको हमेशा ऐसा ओआरआई यानी ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जो कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो। तो इसके लिए आपको वेक्टर ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे वो ओआरआई हो, जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है सेलेक्टेबल मार्कर। देखिए, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। व्हाट इज़ मार्कर? मार्कर का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ जो मार्किंग का काम करे। अब देखिए,
बहुत ही इजीली बता देता हूँ। मार्कर जो है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमें आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। हमें बताएगा कि भाई डीएनए रिकॉम्बिनेशन तो हो गया, चलिए डीएनए फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया आपका वेक्टर डीएनए के साथ, और उसने अपने आप को रेप्लिकेट भी कर लिया और आपके बैक्टीरिया के अंदर वो रेप्लिकेट करके आपको रिकॉम्बिनेंट फॉर्म उसकी मिल गई। तो अब हम कैसे पता करें कि कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करे। तो इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम है मार्किंग करना, यानी ये बताना कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हुआ है, और तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया किसी भी पीस ऑफ डीएनए को जब आप अपने होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। अब देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जीन्स जो एनकोड कर रहे हैं रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक की। अब यहाँ बात आती है एंटीबायोटिक क्या होती है। देखिए एंटीबायोटिक हम कह सकते हैं किसी बैक्टीरिया, जैसे कोई बैक्टीरिया है, हम देखते हैं कोई बैक्टीरिया हमें बीमार कर देता है, तो हम उस एक चीज़ मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल सी भाषा में कि आपकी बॉडी में जो है जो इम्यून सिस्टम है वो हर तरह की बीमारी से लड़ने में तत्पर होता है। लेकिन जब कभी भी नंबर ऑफ पैथोजेंस बढ़ जाते हैं और आपका इम्यून सिस्टम उस वक्त इतना हेल्दी नहीं होता है, या आपकी बॉडी उस समय इतनी हेल्दी डाइट नहीं ले रही होती है, तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और उस केस में आप जो है बीमार हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक में क्या करते हैं हम, उस पर्टिकुलर पैथोजन जो आपकी शरीर में बीमारी ला रहा है, जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं, हम उसी पैथोजन में से उस पर्टिकुलर पार्ट को जो रेस्पॉन्सिबल है बीमारी के लिए उसको ख़त्म कर देते हैं, और उस पैथोजन को हम कह सकते हैं एक तरीके से जो है वो घातक जिस चीज़ की वजह से उसको हम हटा देते हैं। तो अब वो पैथोजन आपकी बॉडी में तो जाएगा लेकिन वो आपकी बॉडी को बीमार नहीं करेगा। लेकिन होगा क्या कि जब आप उसको एज ए एंटीबायोटिक की फॉर्म में उस पैथोजन को लेंगे या उस बैक्टीरिया को लेंगे, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तो वो आपको ये इंडिकेशन देगा कि आपकी बॉडी में कोई नया पैथोजन आया है। तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है अपना रेस्पॉन्स देगा। तो होता क्या है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में नंबर ऑफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। तो यही एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया हम उसी पर्टिकुलर पैथोजन से ही अपने मेडिसिन बना रहे हैं जो कि उस बीमारी को फैला रहा है। तो आपने देखा होगा कई बार जब हमें वायरल फीवर होता है या टाइफाइड होता है तो उसके लिए हमें बहुत हैवी डोज एंटीबायोटिक की दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि ताकि आपके इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके उस पैथोजन के लिए। ठीक है, आई होप आपको एंटीबायोटिक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मली ऐसे जीन्स जो कि किसी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट कर रहे हैं, यानी ऐसे किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो जीन काम कर रहे हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। तो ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स को हम यूज़ करते हैं इकोलाई में ताकि वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नॉर्मल इकोलाई में इस तरह का कोई भी जीन नहीं पाया जाता है जो किसी एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें आगे जो चीज़ आती है वो आती है क्लोनिंग साइट्स। देखिए क्लोनिंग साइट्स समझाने से पहले यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया हुआ है PBR322। तो हम ज़रा उस वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि PBR322 किस तरह का वेक्टर है और क्या है। देखिए PBR322 जो वेक्टर है ये सबसे पहला वाइडली यूज इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर था जिसको 1977 में हर्बर्ट बॉयर ने डिज़ाइन किया था। और ये यहाँ पे अगर हम PBR322 की बात करें तो P का मतलब हो गया आपका प्लाज्मिड, BR का मतलब है बॉलिवर और रोड्रिग्यूस। और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 4361 बेस पेयर का ये बना होता है आपका PBR322। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट्स के लिए हम बात करें कि आपको अगर अपना लिंक अपना एलियन डीएनए को किसी वेक्टर डीएनए में आपको जोड़ना है तो उसमें कोई ना कोई रिकॉग्निशन साइट तो होनी चाहिए जहाँ पे आप का जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जहाँ हम उसको ज्वाइन करा सकेंगे। तो अगर हम इस वेक्टर को अभी आप ध्यान से देखिए
PBR322 को, तो आप पाएंगे कि इसमें कई सारे जो है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं, जैसे कि HIND3 है, EcoRI है, BAMH1 है, SAL1 है, PVU सेकेंड है, PST1 है, CLA फर्स्ट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें BAMH1 में आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और आपका जो PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, उसमें आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो आपका BAMH1 है, BAMH1 साइट जिसमें जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, उसमें हम अपना फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब देखिए उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब BAMH1 में आपका फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस हो गया तो आपका जो है BAMH1 जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि वो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में डेथ हो जाएगी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, जिसके अंदर ये PBR322 आपने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो होगा क्या उससे कि हम एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जैसे ही आपने उसके अंदर BAMH1 साइट में आपने अपना फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस कराया तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से देखिए कैसे अलग करेंगे। पहले हम उस दोनों ही तरीके के जो आपके रिकॉम्बिनेंट हों चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, दोनों ही तरह के प्लाज्मिड्स जो हैं उनको हम कहाँ ग्रो कराएंगे, एम्पिसिलिन के मीडियम में। एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो कराने से क्या होगा, क्योंकि दोनों ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हैं तो दोनों ही तरीके के आपके बैक्टीरियाज जो आपका इकोलाई है PBR322 जिसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है, वो दोनों ही तरीके के आपके जो है रेजिस्टेंट मीडियम में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में, दोनों तरह के चाहे वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन उसी में से फिर हम उठा के इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें से हम उठा के इनको शिफ्ट करेंगे किसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट्स में। तो जब हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में हम इसको डालेंगे तो क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट है, मतलब नॉर्मल जो आपका प्लाज्मिड है वो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, लेकिन जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड है, जिसमें आपका फॉरेन DNA वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा है, तो वो जो इकोलाई बैक्टीरिया जिसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट जो है DNA पाया जा रहा है वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसको, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो है प्लाज्मिड्स को हम बहुत ही ईजिली आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन मीडियम्स में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, कि पहले हम जो है जो BAMH1 साइट है जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, हम उसके अंदर आपका जो है फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहे। अब जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी आपकी इकोलाई बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है, वो उसको हम ग्रो कराएंगे एम्पिसिलिन मीडियम में। जाहिर सी बात है सारे ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जब उसी को उठा के वहाँ से हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो उसमें से सिर्फ वही ग्रो करेंगे जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे। ठीक, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाले जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, यानी ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, अब ये मेथड इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें आपको साइमल्टेनियसली काम करना है, टू प्लेट्स डिफरेंट मीडियम की 2 प्लेट्स पे तुरंत एक से उठा के दूसरे पे काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अल्टरनेट मेथड का यूज़ करते हैं। क्या हो अगर हम कलरिंग कर दें, मतलब हम कलर का यूज़ कर लें और बहुत ही ईजिली हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर कलर है तो रिकॉम्बिनेंट है, नहीं है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं आपका क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं और उससे हम बड़े ईजिली कलर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट DNA को एक ऐसे एंजाइम के कोडिंग सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि एंजाइम अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ऐसा जीन का सीक्वेंस जो कि एंजाइम अल्फ़ा गैलेक्टोसाइडेस को प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसमें अपना फॉरेन DNA डाल देते हैं। अब उससे क्या होगा, अब उससे ये होगा कि एंजाइम बनेगा ही नहीं भाई। जब पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंस में जो कि एक एंजाइम बना रहा है हम उसमें किसी फॉरेन DNA को डाल दें तो वो उस एंजाइम को बनाएगा नहीं। जब वो उस एंजाइम को नहीं बनाएगा
तो होता क्या है कि जो आपका क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो आपने यूज़ कर रखा है उसमें ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यानी ऐसा प्लाज्मिड जिसमें ये एंजाइम बन रहा था वो ब्लू कलर देता था, और जो रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे वो कोई कलर नहीं देंगे। तो बहुत ईजिली आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो ब्लू कलर दे इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है जो कि ब्लू कलर देता है, लेकिन आपका जो रिकॉम्बिनेंट है वो कोई भी कलर नहीं देंगे क्योंकि उसमें आपका फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, वीडियो को फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है कि अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोनिंग करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो इसमें देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक पैथोजन होता है जो मोस्टली डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये मतलब डाइकॉट प्लांट में पाया नहीं जाता है, ये डाइकॉट प्लांट के लिए एक पैथोजन की तरह काम करता है, यानी ज़्यादातर ये डाइकॉट प्लांट्स को ही अफेक्ट करता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम पीस ऑफ डीएनए जो कि टीडीएनए होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब इसको जो पीस ऑफ डीएनए टीडीएनए जिसको हम कहते हैं वो ये पैथोजन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जिससे होता क्या है, नॉर्मल सेल किस में चेंज हो जाता है, ट्यूमर के अंदर। आपने देखा होगा मोस्टली जो है, आपने देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों पे मोटे मोटे फोड़े फोड़े से निकले रहते हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं। और अगर आप उन फोड़ों को फोड़ेंगे तो उनके अंदर आपको बड़े रेशे रेशे से यानी जो धागे की तरह कुछ दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो फोड़े जो हो रहे हैं, ये फोड़े क्या हैं, ये इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो पैथोजन है इसने उस पर्टिकुलर प्लांट को अफेक्ट किया हुआ है और उसने उसके नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, ट्यूमर सेल्स में। इसलिए वो ट्यूमर से दिखाई देते हैं जिनको हम फोड़े फोड़े से जो लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा रेट्रोवायरस जो होता है, ठीक, वो उसमें एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सके इन द केस ऑफ एनिमल्स के केस में। तो अगर आप देखिए इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीआई प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो प्लाज्मिड है, अगर हम उसमें से उस पैथोजन जो कि बीमारी फैलाने वाला काउजिंग एजेंट है उसको उसमें से रिमूव करा के वहाँ अपने पर्टिकुलर डिज़ायर्ड डीएनए को इंसर्ट करा दें तो वो कितने ही आराम से, बड़े ही आराम से प्लांट के अंदर हमारा डिज़ायर्ड जीन शिफ्ट करा सकता है। तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के केस में मॉडिफाइड करने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल्स के बारे में। तो वो क्या था, वो इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू जो है हम मॉडिफाइड करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। ठीक, मैं यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, देखिए आपने प्लाज्मिड को तो तैयार कर लिया, वेक्टर में फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड रेडी हो गया। होस्ट भी तो तैयार होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे किसी होस्ट में, मोस्टली होस्ट आपका क्या होगा, बैक्टीरियल सेल, ई कोलाई या अदर कोई भी बैक्टीरिया जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो आपका कॉम्पिटेंट होस्ट यानी होस्ट को ऐसा तैयार करना कि वो ही बड़े आराम से ट्रांसफॉर्म हो सके। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। डीएनए एज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल उसको आप सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करा सकते। तो हम करते क्या है, बैक्टीरियल सेल को हम ट्रीट करते हैं कैटाइन से, डाइवेलेंट कैटाइन से, जैसे कि कैल्शियम हो गया। इस तरीके के डाइवेलेंट जो कैटाइन होते हैं, ये मोनोवेलेंट कैटाइन होते हैं जो प्लस जिन पे 1 चार्ज होता है, डाइवेलेंट कैटाइन जिन पे 2 चार्ज होता है। तो ऐसे कैटाइन से हम इसको ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को। इससे क्या होता है, डीएनए की वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है ताकि डीएनए सेल बड़े आराम से बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकें। उसके बाद हम उसको इनक्यूबेट कर देते हैं आइस के ऊपर डीएनए के साथ ही। सडनली तुरंत हम उसको फिर ट्रीट कर देते हैं 42 डिग्री हीट शॉक से, यानी पहले तो एकदम से ठंडा कर दिया बर्फ़ पे और फिर एकदम से हीट कर दिया, उसके बाद फिर वापस उसको आइस पे रख दिया, यानी पहले ठंडा फिर बहुत ज़्यादा गर्म फिर से ठंडा। तो इससे क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल जो है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बड़ी इजीली ले लेता है। ठीक है, एक और टेक्निक होती है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एनिमल सेल के माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। एक और टेक्निक है बायोलिस्टिक्स या जीन गन। इस मेथड में क्या होता है, प्लांट्स के लिए हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। सेल को हम बॉम्बार्ड करते हैं, यानी बॉम्बार्ड मतलब बॉम्बार्डिंग करना, बम फोड़ना, सेल को बॉम्बार्ड करते हैं हम हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स से। वो गोल्ड और टंगस्टन कोटेड डीएनए, यानी गोल्ड और टंगस्टन जो मेटल है उससे कोटेड डीएनए को हम पूरी पावर से बम की तरह फोड़ते हैं किस पे, सेल के ऊपर, तो वो उसको
जो है जब वो इतनी पावर से सेल के ऊपर पड़ता है तो वो बड़े आराम से उसको ईजिली अंदर ले लेता है। एक और टेक्निक होती है डिसआर्म पैथोजन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पैथोजन को यूज़ करते हैं कि वो सेल को इन्फेक्ट करें, और पैथोजन के साथ ही अपना रिकमेंडेड डीएनए भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमारे बनाती है आपके होस्ट को एक्टिव, ताकि वो सेल को ले सके। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इस चैप्टर का 3rd पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि फर्दर आपको इस तरह की वीडियोस मैं दे सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।